हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नर्मदा मैन। इस वीडियो में हम 2018 के इकोनॉमिक्स के PYQs का डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मर्चेंट डिस्काउंट रेट सिस्टम सीन इन द न्यूज़। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होती है, जो फीस चार्ज की जाती है ना, उसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ठीक है, कि किस रेट पे वो फीस चार्ज करी जा रही है जब कोई मर्चेंट किसको, जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जैसे आपका UPI हो गया या आधा जो बाकी जो ऑनलाइन वैलेट्स हो गए या कार्ड्स हो गए, तो इनके थ्रू अगर डिजिटल पेमेंट ले रहा है मर्चेंट, तो उसको एक सर्टेन फीस चार्ज की जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलते हैं। जनरली ये कितनी होती है, 0.5 से 2% के अराउंड ये रेट रहती है। तो इतना पैसा लेस करके मर्चेंट को मिलता है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। द इंसेंटिव गिवन बाय बैंक्स टू ए मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स थ्रू डेबिट कार्ड पर्टेनिंग टू दैट बैंक। नहीं, इंसेंटिव जैसा तो कुछ नहीं होता। ये तो बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से उसके जो पैसा है वो कट किया जाता है, चार्ज है। तो इंसेंटिव तो नहीं है, तो ये तो गलत है। दूसरा बोल रहा, द अमाउंट पेड बैक बाय बैंक टू देयर कस्टमर व्हेन दे यूज डेबिट कार्ड फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई डेबिट कार्ड यूज़ करोगे तो बैंक कस्टमर को पैसा देता है। नहीं नहीं, मर्चेंट और जो बैंक है वो डील करते हैं इसमें, तो ये वाली बात गलत है। तीसरा है, चार्ज टू मर्चेंट बाय ए बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम हिज कस्टमर थ्रू बैंक्स डेबिट कार्ड। ये वाली बात सही है कि जो चार्ज मर्चेंट को बैंक क्या करता है, जो लेवी करता है उसको, जिस रेट पे लेवी करता है उसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलते हैं, MDR बोलते हैं। फिर बोल रहा था, इंसेंटिव गिवन बाय गवर्नमेंट टू द मर्चेंट फॉर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट बाय कस्टमर्स थ्रू POS मशीन। नहीं नहीं, ये वाले भी इंसेंटिव जैसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पे भी बेसिकली चार्ज से रिलेटेड है, तो ये D भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जनरली देखो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या कर दे, MDR को सब्सिडाइज कर दे। ठीक है, लेकिन ये क्या बना कि ये MDR ही अपने आप में एक इंसेंटिव है। ये वाली बात गलत है। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, पेमेंट कितना पेमेंट मर्चेंट रिसीव करेगा, तो जो भी पेमेंट है उसमें से हम जो MDR है उसको माइनस करेंगे। और यहाँ पे जो बात कर रहा है ये एक तरीके से कैशबैक की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, ये हम 8 वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और फिर ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला बोल रहा है, विद रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन टू लेवी एन इक्विलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय नॉन रेजिडेंट एंटिटीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कि जो इंडिया क्या कर रहा है, 6% इक्वलाइजेशन टैक्स लगा रहा है किन पे, अगर कोई नॉन रेजिडेंट एंटिटी है वो इंडिया में एडवर्टाइजमेंट सर्विस दे रही है तो उसको। तो इसके रिगार्डिंग देखो, पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो ऐसा था क्या, नहीं नहीं, ये एक्चुअल में जो फाइनेंस एक्ट था, फाइनेंस एक्ट 2016, तो उसके तहत इम्पोज किया गया था। तो ये जो इनकम टैक्स का एक पार्ट है, नहीं, ये तो एक तरीके से क्या है, सेपरेट टैक्स है, सेपरेट टैक्स मैकेनिज्म है। तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। नेक्स्ट बोल रहा है, नॉन रेजिडेंट एंटिटी दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम ए टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर द डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। नहीं देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि आप जो होम कंट्री में जाके आप इसको क्या कर लोगे, जो टैक्स क्रेडिट है वो क्लेम कर लोगे, क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवी एक तरीके से इनकम टैक्स का पार्ट तो है नहीं। और साथ ही ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा कोई DTAA के अंडर एग्रीमेंट नहीं है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2 दोनों ही इनकरेक्ट हैं। तो D शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें फिर से 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM रिव्यू कमेटी रिपोर्ट हैज़ रिकमेंडेड ए डेट टू GDP रेशियो ऑफ 60% फॉर जनरल कंबाइंड गवर्नमेंट बाय 2023
comprising 40% for the central and 20% for the state government। क्या ये वाली बात सही है कि जो FRBM कमेटी है उसने बोला है कि भाई जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए, इसमें 40% सेंट्रल हो सकता है और 20% स्टेट का हो सकता है। तो ये देखो फैक्चुअल चीज़ है और बिल्कुल FRBM ने यही बोला था कि 60% में 40-20 का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, अगला है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डोमेस्टिक लाइबिलिटीज ऑफ 21% ऑफ GDP एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 49% ऑफ GDP ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए ये उल्टा है, स्टेट गवर्नमेंट का कम है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका शेयर ज़्यादा है। तो अराउंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ हैं वो 50% से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रेटर देन 50% के आसपास हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ हैं वो अराउंड ग्रेटर देन 20% के आसपास है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ मैंडेटरी फॉर ए स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ओव्स एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज टू द लेटर। देखो ओवरऑल ये स्टेटमेंट तो ठीक है कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड ले रखा है, उधार ले रखा है, किसने, स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उस केस में अगर स्टेट गवर्नमेंट को फर्दर कुछ लोन लेना है या कुछ और मनी रेज करनी है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। लेकिन क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है? तो बिल्कुल ये वाली बात जो आर्टिकल 293 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसमें मेंशन्ड है और बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के फर्दर बोरोइंग नहीं की जा सकती। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 and 3 वुड बी करेक्ट आंसर। तो जो तीसरा स्टेटमेंट वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 ईयर। तो ये वाली बात सही है, हम जो एडिबल ऑयल का इम्पोर्ट है वो हमारा क्या है, मोर देन 55% है। हम लगभग 55 से 65% के अराउंड ऑन एन एवरेज इम्पोर्ट करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल एज ए स्पेशल केस। देखो ऐसा कोई कि स्पेशल प्रोविज़न की नो कस्टम ड्यूटी ऑन एडिबल ऑयल्स, तो ये तो नहीं होता। और बेसिकली कुछ सब्सिडीज़ हो सकती हैं लेकिन ऐसा कि कोई कस्टम ड्यूटी होगी नहीं। तो ये तो क्या है, थोड़ा सा एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, इसमें ओनली 1 वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक ऑल द ATMs इन इंडिया। इंडिया के में जितने भी सारे ATM हैं उनको कौन लिंक करता है? तो बेसिकली जो NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI है, वो क्या करती है, एक NFS जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है उसको ऑपरेट करती है। NFS क्या है इसका, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, इसको ऑपरेट करती है। और ये NFS क्या करता है, ये जो इंटरबैंक ATM विड्रॉवल्स हैं या फिर बैंक इंक्वायरी अक्रॉस बैंक से या ATM इंटर ऑपरेबिलिटी है, इन सबको इनेबल करता है, ऑपरेबिलिटी। ठीक है, तो बिल्कुल जिसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा, जो NPCI है वो ऑल जितने भी इंडिया में बैंक्स हैं उनको लिंक करता है। तो ये हो जाएगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन क्या है, एडवाइजरी बॉडी है। क्या ये कुछ नेटवर्क है? नहीं है। जो NSDL है वो क्या है, डीमेट और सिक्योरिटीज से डील करती है, डीमेट स्लैश सिक्योरिटीज से। तो ये भी ATM से डील नहीं करती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये तो क्या है, रेगुलेटर है। तो ये भी कुछ जो ऐसा कि ऑपरेशनल नेटवर्क प्रोवाइडर है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये रेगुलेटर रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो बेसिकली NPCI क्या क्या ऑपरेट करता है, जो UPI हो गया, IMPS हो गया, इसके अलावा रुपये हो गया, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो किसके हैं, NPCI के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है, 2 स्टेटमेंट दे रखा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज़ द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओवन फंड टू ऑफसेट एनी लॉस। ठीक है, कि उनके जो CAR है वो एक ऐसा अमाउंट है जो बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है
उनके खुद के फंड्स के रूप में टू ऑफसेट द लॉस दैट बैंक इनकर इफ द अकाउंट होल्डर फेल्स टू रिपे ड्यूज, कि अगर रिपे नहीं कर पाता है ड्यूज तो उस केस में CAR जो अमाउंट है वो हेल्प करता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो एक तरीके से ओवन कैपिटल होती है, जो Tier 1 और Tier 2 जो कैपिटल होती है उसके तौर पे एक बफर मेंटेन किया जाता है कि कोई फ्यूचर में लॉस होगा तो लोन डिफ़ॉल्ट होगा तो उसके रिगार्डिंग एज वेपर यूज़ किया जाएगा। तो पहला सही है। CR इज डिसाइडेड बाय ईच बैंक इंडिविजुअल, तो नहीं ऐसा नहीं होता। CR बेसिकली जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, तो ग्लोबल लेवल पे तो बेसल कमेटी डिसाइड करती है, और इंडिया में कौन डिसाइड करता है? इंडिया में रेगुलेटर RBI है, तो RBI डिसाइड करता है, सब बैंक्स के लिए एक साथ होता है। तो ओनली वन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट है कि आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स एन ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API प्रोवाइड करता है। इसका क्या मतलब होगा? तो इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखो एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से थोड़ा सा ऐसा सेंस दे रहा है कि भाई किसी में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, लेकिन देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि एक्चुअल में जो API होती है वो इसको एक इंटीग्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट टूल बनाती है। तो मोस्टली जो मोबाइल ऐप हो गया, एनी से मतलब क्या है इसका कि मोबाइल ऐप हो गया, या फिर कोई ऐसा हो सकता है ATM हो गया, या कोई POS मशीन हो गया, तो इनमें इंटीग्रेट किया जा सकता है, ठीक है। या कोई बैंकिंग सिस्टम का सिस्टम है, तो एनी से मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी कर लेंगे, तो इस एनी से कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सही है। दूसरा है ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल, तो क्या ये पॉसिबल है आइरिस के थ्रू? तो बिल्कुल पॉसिबल है, API के थ्रू, मतलब आधार API प्रोवाइड करता है, तो आधार मल्टीपल जो ऑथेंटिकेशंस हैं, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, ठीक है, आइरिस हो गया, OTP हो गया, तो या फिर जो भी फेस ऑथेंटिकेशन हो गया, ठीक है, तो ये सब पॉसिबल है, इनके थ्रू यूज़ कर सकता है। तो API से क्या होता है, जो इंटरऑपरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया इनेक्टेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन ऑफ, तो जो GI एक्ट है अपना 1999, ये किसको कंप्लाई करता है? तो बेसिकली ये जो WTO है उसके जो नॉर्म्स हैं उनको कंप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल WTO इसका आंसर होगा। और WTO में भी जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या होता है? जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो जो IP राइट्स के ऊपर जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसको कंप्लाई करता है ये, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो फ्रेमवर्क है, उसको जो GI एक्ट है उसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इंडिया में, तो इसमें D वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट 28 वाला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद ए UPI इनेबल्ड बैंक अकाउंट। तो सही बात है, भीम ऐप से हम जो मनी ट्रांसफ़र है वो कर सकते हैं किसी को भी। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, और इसमें हम बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो जनरली जो बैंक टू बैंक हो गया, या फिर और क्या बोल सकते हैं, यूजिंग जो UPI ID है या मोबाइल है, QR है, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल पहला सही है। While a chip in debit card has 4 factor authentication, भीम ऐप हैज़ ओनली 2 factor of authentication। ये बोल रहा है कि भीम के पास एक्चुअल में कम फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशंस हैं। तो ऐसा नहीं है, देखो जो चिप इन डेबिट कार्ड है ना, उसमें भी ये बोलना है कि 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है, ये तो बहुत हैवी भी हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली सब में क्या होता है, 2 ही होते हैं। और 2 कौन से होते हैं जनरली? एक तो कार्ड हो सकता है, कार्ड का खुद का नंबर हो गया, या पिन हो सकता है। तो 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन ही होते हैं। ऐसे ही बेसिकली जो भीम है वहाँ पर भी 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन ही देखे जाते हैं। तो जो पहला ऑप्शन दे रखा है कि जहाँ 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है, वो इसमें ज़्यादा दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ओनली 1 वुड बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएलओ के कन्वेंशन 138 और 182 ये किससे रिलेटेड है? देखो, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, अडेप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, या फिर फूड प्राइजेज रेगुलेशन से रिलेटेड है, या जेंडर पैरिटी से रिलेटेड है। देखिए, अपने को पता है कि आईएलओ का 138 और 182 ये सबसे लास्ट में जो टोटल कितने हैं, 8 कन्वेंशन आईएलओ के, उनमें से इंडिया ने क्या कर रखे हैं, 6 साइन कर रखे हैं। और जो लास्ट 2 हैं वो 138 और 182 इंडिया ने साइन किया था। तो एक्चुअल में क्या करता है, जो 138 है वो मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और जो 182 है वो क्या करता है, वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, इसकी बात करता है। तो दोनों में किसकी बात कर रखी है, चाइल्ड लेबर की बात कर रखी है। तो जो 182 है उसमें स्लेवरी, ट्रैफिकिंग, हैजार्डियस वर्क, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, इन सबको भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इसमें ए वुड बी करेक्ट आंसर। बाकी अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो ये क्लाइमेट अडेप्टेशन या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात कर रहा है, तो इसका आईएलओ से तो कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। ये आईएलओ तो लेबर कन्वेंशन होते हैं जनरली। फूड प्राइजेज वाला ये जनरली क्या होता है, जो एफएओ या फिर डब्ल्यूटीओ ये इनसे डील करते हैं, ठीक है। और जेंडर पैरिटी में जो अदर आईएलओ के कन्वेंशन है वो डील करते हैं, तो इसमें डी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या होती है? तो जनरली क्या होती है, ये क्रेडिटर्स है उसके द्वारा क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होनी चाहिए। तो एक्सेप्टेड बाई क्रेडिटर्स, सबसे पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा होता होगा कि भाई जो डेट सेटलमेंट है उसके लिए भी काम में आनी चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, तो इसको बेसिकली कॉमनली एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, इसमें रिफ्यूज़ल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफरे द फी ऑफ लीगल फीस। क्या लीगल फीस देने के लिए जो दी जाती है उसको बोलते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। द मनी विच ए क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। सही बात है कि बाई लॉ आपको वो कंपल्सन है कि आपको मैंडेटरली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी इसको लीगल टेंडर बोलते हैं। जैसे इंडिया में क्या है, रुपी लीगल टेंडर है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, सही बात है। द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ द चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या ये होता है? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरीके से क्या है, जो बैंक मनी या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। तो क्या ये लीगल टेंडर है? लीगल टेंडर तो नहीं है, इनको रिफ्यूज़ किया जा सकता है, कोई ड्राफ्ट या चेक लेने से मना भी कर सकता है। द मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन इन ए कंट्री, क्या मेटेलिक मनी होना लीगल टेंडर होता है? तो मेटेलिक मनी हो सकता है कि लीगल टेंडर हो, लेकिन क्या जस्ट मेटल होने की वजह से इसको हम बोलेंगे कि ये लीगल टेंडर है? तो इसमें कॉइन्स भी हो सकते हैं जो जनरली मेटेलिक मनी है, या फिर जो करेंसी नोट्स हैं वो भी क्या होते हैं, दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी इम्पार्शियली करेक्ट है, तो ये भी है, बी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट है, इफ़ ए कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, तब क्या होगा? तो क्या इसकी कोई कॉस्ट है नहीं है, इसके रिगार्डिंग पूछ रखा है। देखो, अगर फ्रीली प्रोवाइड कराई भी जा रही है तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक्स में नथिंग इज ट्रूली फ्री, नथिंग ट्रूली फ्री। हर चीज़ का किसी ना किसी को तो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। अगर वो फ्री में प्रोवाइड भी करवाई जा रही है तो क्या होगा, जो पब्लिक का पैसा है थ्रू टैक्स कलेक्शन वो यूटिलाइज हो रहा होगा, तो किसी ना किसी को तो वो उसकी कॉस्ट है उसको बियर करना पड़ेगा। तो बोले द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ज़ीरो। तो देखो, इकोनॉमिक्स में हम क्या बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स है, और किसी भी चीज़ की कॉस्ट जीरो है, ये वाली बात तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, द अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट इज इग्नोर्ड। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर कैसे करी जाती है भाई, बजट आता है, टैक्स वगैरह की कैलकुलेशन होती है, तो उन सब में काउंट किया जाता है इसको। अगर फ्री में भी कोई सर्विसेज या स्कीम में पैसा डाला जा रहा है तो ये वाली बात भी गलत है।
द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। सही बात है कि भाई जो टैक्स के थ्रू पैसा कलेक्ट करता है पहले स्टेट, और उसको फिर क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करता है जो ऐसे लोग जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसमें। तो बिल्कुल अगर ये फ्री में इनको मिल भी रहा है तो ये पैसा किसका है, तो इधर जो पब्लिक रह रही है उसी का पैसा है जो टैक्स के थ्रू स्टेट ने कलेक्ट किया है। तो सी वुड बी करेक्ट। डी देख लेते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट तो खुद तो पैसा जनरेट कर नहीं रही, लोगों से पैसा ले रही है, तो ये वाला गलत है। नेक्स्ट है, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डज नॉट कनोट ए हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ, कि भाई पर कैपिटा रियल जीडीपी जीएनपी बढ़ रही है, लेकिन इससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। कब नहीं होगा, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विथ एग्रीकल्चरल आउटपुट। देखो इसमें ये बोल रहा है कि भाई इंडस्ट्री ज़्यादा आउटपेस कर जा रही है एग्रीकल्चरल आउटपुट से। तो ये तो क्या है, एक तरीके से सेक्टोरल इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं। कहीं भी इसने ये बोला है कि भाई इससे हमारा डायरेक्टली जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। तो हो सकता है कि इसके बावजूद भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, तो ये वाला तो पार्शली करेक्ट है। क्या हम बोल सकते हैं इनकरेक्ट है। एग्रीकल्चरल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद द इंडस्ट्रियल आउटपुट, वही सेक्टोरल दोनों सेक्टर को कंपेयर कर रहा है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को, उनके बारे में बात कर रहा है, तो ये भी नहीं है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज, ये वाली बात सही है। देखो अगर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया, कुछ लोगों में जो वेल्थ है वो इकट्ठी हो गई। तो इससे क्या होगा कि जो जीएनपी है उसका ऑन एन एवरेज बढ़ जाएगा, कि भाई टोटल पॉपुलेशन से हम टोटल जीडीपी को या जीएनपी को डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा जीएनपी बढ़ तो जाएगी, लेकिन होगा क्या कि वो कुछ ही लोगों की इनकम बढ़ी है, उससे क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, जनरली पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, या फिर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो क्या ये सब बढ़े, तो ये तो नहीं बढ़े। कुछ लोगों के पास तो पैसा बढ़ गया, लेकिन ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो उतनी इम्प्रूव नहीं हुई है। तो ये वाला अगर हो जाए तो उस केस में ऐसे होगा कि डेवलपमेंट में ट्रांसलेट नहीं होगा। चौथा है, इम्पोर्ट ग्रोज फास्टर देन एक्सपोर्ट। देखो इससे क्या होगा कि इम्पोर्ट ज़्यादा ग्रो करेंगे तो उस केस में गवर्नमेंट का पैसा ज़्यादा जाएगा, तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो लेकिन इसका डायरेक्टली मतलब ये नहीं है कहीं से भी कि इससे डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। तो कई जैसे मेजर कंट्रीज है, जैसे यूएसए में ट्रेड डेफिसिट है, उसके बाद भी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसा हो भी सकता है कि ट्रेड डेफिसिट के बाद भी डेवलपमेंट हो जाए। नेक्स्ट बोल रखा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ ए प्रोसेस विच इनेबल्स। ठीक है, बोल रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कैसे बेस्ट डिफाइन किया गया है। देखो, इंडिविजुअल ऑफ ए कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। तो ये तो क्या कर रहा है, जो फाइनेंशियल और जो फिजिकल कैपिटल है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्या इससे ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव हो रही है? नहीं, ह्यूमन कैपिटल तो इंप्रूव नहीं हो रही। बेसिकली हम देखें तो ह्यूमन कैपिटल में आता क्या है, तो ह्यूमन कैपिटल में जैसे आपके एजुकेशन हो गया, या नॉलेज हो सकता है, या स्किल्स हो गई, या फिर हेल्थ हो गया, या प्रोडक्टिविटी हो गया, ये सब आते हैं, ठीक है। तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा, इंक्रीज द नॉलेज स्किल लेवल कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही बात है, दूसरा। तीसरा बोलो, एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ। देखो, टेंजिबल वेल्थ का मतलब जिसको छू सकते हैं, जो आंखों से दिख रही है, वो तो क्या है, एक तरीके से टेंजिबल वेल्थ क्या है, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन का ही पार्ट है। जैसे मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये सब है, ठीक है, टेंजिबल वेल्थ है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा, एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेंजिबल वेल्थ। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि जो स्किल, एजुकेशन, इंटेंजिबल वेल्थ है, ये बढ़ेगी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बिल्कुल हो रहा होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 and 4 वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्पाइट बीइंग ए हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट। कि कैपिटल फॉर्मेशन तो हो रहा है, सेविंग भी हो रही है, लेकिन आउटपुट नहीं उतना इम्प्रूव हो रहा, तो उसका क्या रीज़न है। तो इसमें सीधा सीधा ये वाला ऑप्शन दिख रहा है कि भाई हाई कैपिटल अपॉन आउटपुट रेशियो दे रखा है,
कि भाई एक सर्टेन आउटपुट के लिए, ठीक है, 1 आउटपुट के लिए मान लो 10 यूनिट कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही थी। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक आउटपुट के लिए अगर ये हाई हो जाएगा तो 20 की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि भाई कैपिटल हमारी बढ़ भी जाएगी ना, तो भी हम आउटपुट नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो बिल्कुल हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, ये इकोनॉमी के लिए नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करता है। तो इस केस में ऐसा हुआ कि वो इंक्रीज इन आउटपुट नहीं होगा अगर कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ भी गया तो, ठीक है। तो ऐसा होगा कि बिल्डिंगें वगैरह बन तो रही होंगी, सब कुछ बढ़ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में उससे कुछ आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि एफिशिएंसी का इशू हो सकता है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, नहीं इसका क्या लेना देना आउटपुट से, ठीक है डायरेक्टली इम्पेक्ट कर सकता है, लेकिन ये कैपिटल और आउटपुट के बीच में रिलेशन नहीं दिखा रहा, ठीक है। दूसरा है कि इलिटरेसी। इलिटरेसी क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी इशू है, तो ये भी कोई कोर रीजन नहीं है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ये भी डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखिए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों का डेट मैनेजर की तरह काम करता है, ठीक है, डेट मैनेजर की तरह काम करता है। तो जो जनरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए जीसेक मैनेज करता है, ठीक है, उनका ऑक्शन करवाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए जो एसडीएल है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, उनका ऑक्शन करवाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये बोलना कि नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मैनेज करता है, नहीं इनको भी मैनेज करता है, तो ये वाली बात गलत है। तो पहला तो गलत है। दूसरा है, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये वाली बात सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही ट्रेजरी बिल्स इशू करती है। तो टी बिल्स क्या होते हैं, ये स्पेसिफिकली सेंटर के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं और जनरली ये मतलब 81, 182, 365 ऐसे डेज या 364 इन इतने दिन के हो सकते हैं। तो इन ये क्या है, शॉर्ट टर्म मनी, जो लेंडिंग या मनी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। जनरली जो स्टेट है वो एसडीएल स्टेट डेवलपमेंट लोन्स ही इशू करते हैं। दूसरा सही है, ट्रेजरी बिल्स ऑफर आर इशूड एट ए डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू, क्या डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। तो सही बात है, टी बिल्स को क्या बोलते हैं, जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं, जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली इनके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो जीरो मिलता है। तो ये डिस्काउंट पे मिलते हैं। जैसे अगर 100 रुपये का फेस वैल्यू है इसका, तो इसको 90 रुपये में इशू किया जाएगा और जब इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी तब 100 रुपये वापस देगा बोरोवर। तो बिल्कुल, और इसमें जो डिस्काउंट होगा वो क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो इसमें 2 and 3 वुड बी करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विद रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड, कि लगातार बढ़ते ही जा रहा है कैपिटल इन जो इन्फ्यूजन है वो गवर्नमेंट का बढ़ ही रहा है। देखो स्टेडली इंक्रीज करना थोड़ा गलत बात है कि ये सही नहीं होगा। जनरली स्पाइक देखे गए हैं, जैसे 2015 से 19 में देखा गया था, ठीक है, तो जो भी इंद्रधनुष और रिकैप बॉन्ड्स हैं उनके थ्रू। लेकिन बहुत बार डिक्लाइन भी देखा गया, जब क्या होता है बैंक्स प्रॉफिटेबल हो जाते हैं उस टाइम इन्फ्यूजन कम हो जाता है इन्फ्यूजन। तो पहला स्टेटमेंट कहलाता है। दूसरा बोल रहा है, टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर द मर्जर ऑफ द एसोसिएट बैंक विद द पेरेंट एसबीआई हैज़ बीन अफेक्टेड। सही बात है कि मर्जर इसीलिए किया गया था ताकि जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज की जा सके। तो दूसरे वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। जनरली कुछ 2017 के अराउंड रिफॉर्म्स आए थे जिसमें 5 एसोसिएट बैंक्स को मर्ज कर दिया गया था, ठीक है, एसोसिएट बैंक्स को एसबीआई में मर्ज कर दिया गया था। तो ये दूसरे वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं और फिर पूछ रखा है विच ऑफ द अबोव आइटम इज आर एग्जम्प्टेड अंडर जीएसटी। जीएसटी को किस आइटम को एग्जाम्प्ट किया गया है। तो देखो पहला बोल रखा है सीरियल ग्रेन हुल्ड, तो ये क्या है, इसको एग्जाम्प्ट करा गया है बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है, अनप्रोसेस्ड है।
और इसको या बोल सकते हैं मिनिमली प्रोसेस्ड आइटम की कैटेगरी में आ रहा है। बेसिक फूड आइटम है, तो बेसिक फूड आइटम के क्या ऊपर क्या जीएसटी लगेगी, तो इसको एग्जाम्प्ट कर रखा है, ठीक है। तो पहला तो सही बात है। दूसरा है चिकन एग कुक्ड, तो इसको भी एग्जाम्प्ट कर रखा है क्योंकि ये भी क्या है, बेसिक फूड आइटम का ही पार्ट है, ठीक है, बेसिक फूड आइटम का पार्ट है। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने जो न्यूट्रिशनल अफोर्डेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए इनको आउटसाइड रख रखा है। फिस्ट प्रोसेस्ड एंड कैंड, देखो यहाँ पर सीधा सीधा इसने बोल दिया कि प्रोसेस हो रखी है, कैंड है, इसका मतलब ये भी क्या होगी, प्रोसेस ही होगी। तो प्रोसेस्ड जो आइटम है उनके ऊपर तो बिल्कुल जीएसटी अट्रैक्ट करता है, तो इनके ऊपर जीएसटी लगेगी। तो जो तीसरे वाला है इसके ऊपर इसको एग्जाम्प्ट नहीं किया है। फिर जो चौथा है वो क्या है, न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल, तो क्या इसको एग्जाम्प्ट करा गया, तो बिल्कुल जो न्यूज़पेपर्स हैं वो जीरो रेटेड है, और अगर उनके ऊपर इवन एडवर्टाइजमेंट कैरी करती भी है ना, एड्स के साथ भी उनके ऊपर नो जीएसटी है, जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया उनको। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो चौथा है वो भी एग्जाम्प्ट किया गया है। तो जो जीएसटी है वो एडवर्टाइजिंग सर्विस पे एप्लीकेबल होती है, लेकिन न्यूज़पेपर के ऊपर इटसेल्फ एप्लीकेबल नहीं होती है। तो 1 to 4 वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 100 वाला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं और इनमें पूछ रखा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइन एंड डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MORD के अंदर इसको ऑपरेट किया जा रहा है। क्या ये वाली बात सही है? नहीं, एक्चुअल में जो NPOP है वो किसके अंडर ऑपरेट किया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके अंडर ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। और किससे रिलेट करता है, ये जो एक्सपोर्ट रिलेटेड सर्टिफिकेशन है, एक्सपोर्ट रिलेटेड सर्टिफिकेशन है उससे डील करता है। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA फंक्शंस एज द सेक्रेटरीट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPOP। क्या APEDA सेक्रेटरीट है? सही बात है। तो ये जो NPOP है उसको इम्प्लीमेंट भी करता है, और जो APEDA है वो क्या है, नोडल एजेंसी भी है, नोडल एजेंसी भी। तो जो सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स या एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसको ये हैंडल करता है। और फिर तीसरा बोल रखा है सिक्किम इज़ द इंडियाज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट, तो सही बात है ये भी। तो पहला स्टेट है वो कौन सा था, सिक्किम था। कब डिक्लेयर किया गया था, 2016 में। और ये एंटायरली कल्टिवेबल एंड लैंड शिफ्टेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि यहाँ मोस्टली सारी ही की सारी जो लैंड है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर आ रही थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 और 3 है, यानी बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। तो इसी के साथ 2 PYQs हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो आप इस चैनल पे हिस्ट्री, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक इनकी भी जो PYQ सीरीज़ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।